हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। वेलकम करती हूँ मैं आपका सीटेट के इस सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है, हम पीवाईक्यू को देख करके डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम जो हमने पीवाईक्यू डिस्कस की थी वो हमने 10 तक पीवाईक्यू डिस्कस की थी। हमारी मोटिव ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू डिस्कस करें, बट जो भी करें उसको कंप्लीट एंड थॉरो रिवाइज करके जाए। क्योंकि आप देखो कि हर पीवाईक्यू, जितने भी आप पीवाईक्यू आ रहे हैं, ऑल दीज पीवाईक्यू आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको कहीं भी और बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर इंड टाइम। ये 20 को आपका एग्जाम है और उस बचे खुचे टाइम में हमें कितना फोकस तरीके से अपना तैयारी करना है। सो फॉलो एनसीईआरटी along with analyzing PYQ. This is the only way through which you can give a sure shot preparation. So based upon this we are moving to the PYQ. और हमने देखा था लास्ट टाइम कि किस तरह से क्वेश्चन जो है ना पूछे जा रहे हैं, चाहे वो दक्कन से हो गए, चाहे आपके ज्योग्राफी से हो गए, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, या फिर आप देखो कि जितने भी ज्योग्राफर हैं कैसे इंडिया में मूव किए। ऑल दिस क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी इज द लास्ट टाइम में एनसीईआरटी जो है ना वो आपकी मदद करेगा थॉरो रिवीजन करने में। सो आप कितना भी पढ़ लें, बट अगर एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करके नहीं जा रहे हैं, दैट विल बी अ बिगेस्ट मिस्टेक फ्रॉम योर साइड. So try to cover NCERT as depth as possible for you, because we are just analyzing this PYQ, and then we come to realize that PYQ from the NCERT is the sure shot. So on this series of the CTET question, we are moving toward the further solving the question. Now let's read the question. The question number 11 that you are supposed to solve is this. This is your question, and here is the question is read the following statement A and R, choose the appropriate option. देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको assertion और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। जब भी रीजनिंग में आए तो यहाँ पे आपको बिकॉज लिख के पढ़ना है। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे क्योंकि, यहाँ पे आपको क्योंकि लगा के पढ़ना है, तभी वो जो है ना वो क्वेश्चन को रियल मतलब आप समझोगे। जैसे असर्शन में यह पूछा जा रहा है, द वर्ड्स ऑफ द भक्ति सेंट्स, द वर्क्स ऑफ द भक्ति सेंट्स बिकम इमेंसली पॉपुलर। ठीक है, यानी कि भक्ति सेंट्स के जो है ना वर्क, यानी कि जितने भी कार्य हैं वो बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर वर्क्स वेर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज कुड बी संग। क्योंकि जितने भी उनकी वर्क्स थे, जितने भी उनके कार्य थे, वो रीजनल लैंग्वेज में प्रोड्यूस किए गए। वो जो हमारे दैनिक जीवन के लैंग्वेज होते हैं उससे प्रोड्यूस किया गया, और वो सब कार्य क्या किए जाते थे, गाए जाते थे। तो आपको इसमें बताना है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स। देखिए, भक्ति सेंट से रिलेटेड है, और ये जो है ना आपका क्वेश्चन जो है ये भी आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो ट्राई टू गेस दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस कि भक्ति मूवमेंट क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे। सो भक्ति मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू आर सपोज टू कवर वेल अपियरिंग फॉर योर एग्जाम. सो ट्राई टू एनालाइज दिस एंड देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, सो लेट्स सी दिस. देखिए, जब भी हम भक्ति मूवमेंट सेंट्स की बात करते थे, ठीक है, थोड़ी सी इसको हिंदी में देख लेते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, लेट्स एक्सप्लेन इट इन हिंदी. ठीक है, हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ये रहा आपका हिंदी का वर्जन. कह रहा है कि भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई. ऑफकोर्स वो लोकप्रिय हुई, आपने नाम सुना होगा कबीर के बारे में, है ना. आपने कबीर के बारे में सुना होगा, आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा. ठीक है, इनकी जो वर्क है वो बहुत पॉपुलर थी, और इसका जो रीजन ये था, इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मान लीजिए गाने, सॉन्ग, ठीक है, वो या तो मराठी में, बांग्ला में, ठीक है, और इससे क्या होती थी, ये सब चीजें जो है ना लोगों से जाकर के जुड़ती थी. सो ड्यू टू दिस रीजनल लैंग्वेज, जिसको कहते हैं ना वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है, आम लोगों की लैंग्वेज से ये उठाई गई होती थी, तो आम लोग इससे ज्यादा जुड़ते थे, और इसी के थ्रू क्या हुआ, लोगों को एक करने की नेशनल मूवमेंट्स का इसी तरह से प्रचार हुआ,
भक्ति मूवमेंट वही आके कहलाया, ठीक है। बहुत सारे समाज सुधार से रिलेटेड कार्य जो है ना, चाहे आप देखो कबीर की रचनाएं हिंदू मुस्लिम जैसे जितनी भी चीजें होती है ना, उन पे वो कटाक्ष करते हैं। तो किस तरीके से समाज को यूनाइट करना है, ये सब जो है चीजें आप ना भक्ति संतों की जितने भी भक्ति मूवमेंट है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। सो भक्ति मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट भक्ति मूवमेंट, हियर इट इज गो। भक्ति मूवमेंट जो है ना, वो आपकी मिडिएवल पीरियड से रिलेटेड है, और ये जो है ना 7वीं 700 to 800 सेंचुरी के आसपास हुई। और ये सबसे पहले आपको केरला और तमिलनाडु में देखने को मिला, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये नॉर्थ में आया। जो इम्पोर्टेंट सेंट्स यानी इम्पोर्टेंट जो प्रमुख संत हैं, कबीर है, गुरु नानक है, चैतन्य प्रभु, मीराबाई, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस तरीके से इन्होंने समाज को भक्ति के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया, और इसी को कहते हैं भक्ति मूवमेंट। ये कब आया आप याद रखोगे, और सबसे पहले कहाँ पे आया, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेंट्स कौन है, ये आपको जानना है। तो दिस इज ऑल अबाउट भक्ति मूवमेंट विच इज मेंशन नोवेयर बट इन एनसीईआरटी, एंड यू आर सपोज टू कवर द एनसीईआरटी बिफोर यू गोइंग टू सिट इन द सीटेट एग्जाम। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। जब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, लेट मी जूम इट फॉर यू एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस। So here is the question. Yep, just go ahead. So question is match of the following column and choose the appropriate option. आपको सबसे उचित जो है ना ऑप्शन है उसको मैच करना है, और उसका राइट आंसर आपको इस ऑप्शन में ढूंढना है। जो पहला आपका ऑप्शन है वो है अमृत बाजार पत्रिका। ये जो है इनके ऑथर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, उसके बारे में लिखना है। द इंडियन मिरर, मिरात उल अकबर, सुधारक, ये जो है ना जर्नल्स के नाम है, और ये जो है ना इसके ऑथर है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, जैसे कि है इसमें गोपाल गणेश अगाकर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। और ये है आपके आंसर। Just try to analyze it and then we will look it one by one कि ये जो पत्रिकाएं हैं ये कौन है, कैसे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किसने इसको स्टार्ट किया। देखिए एक चीज तो आपको पता चल जा रही होगी, सुधारक जो पत्रिका है ना, ये आए दिन आप सुनते होंगे। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अमृता बाजार पत्रिका। ये सब जो है ना, ये जो जितने भी आप पत्रिकाएं के नाम सुन रहे हैं, ये जो है ना इनका क्रेज हुआ था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। यानी कि इस पत्रिका से जो फ्रीडम फाइटर थे लोगों को जागरूक करते थे, ठीक है, लोगों को जागृत करते थे उनके राइट्स के बारे में, उनके फ्रीडम्स के बारे में, उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के बारे में। सो दीज जर्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हैव टू फाइंड कि ये जो जर्नल्स हैं ये किन्होंने स्टार्ट किया। चलिए इसको हम देखते हैं एक बार। देखिए जब भी हम बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ये जो है ना, लेट मी इरेज दिस सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपर्ली, और वी कैन डू वन थिंग, वी जस्ट सी इट इन हिंदी, ठीक है, हिंदी में देखते हैं इसको, क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं और हिंदी इज अ बेटर वन। सो निम्नलिखित कॉलमों को मिलान करना है। जब भी हम अमृत बाजार पत्रिका की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम इस पत्रिका की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वी कंसीडर this writer is very important, and when we talk about Indian Mirror we generally consider देवेंद्रनाथ टैगोर। मिरातुल अखबार, of course ये जो words हैं ये आपके आ जाएंगे, बट मैं चाहूंगी ना कि आप इसके एक बार आंसर देख लीजिए, क्योंकि सुधारक ये आपको पता है, D will go with, let's have a look, that will be more appropriate. So when we talk about it's B, क्योंकि जब भी हम अमृत बाजार पत्रिका की बात करते हैं ये बांग्ला वर्ड्स, बांग्ला जो लैंग्वेज है उससे लिखा गया, और इसके जो मेन उद्धारक थे वो थे शिशिर कुमार घोष, और इसके को ऑथर इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1861 में यानी 1861 में ये पत्रिका जो है ना शुरुआत की गई। मिरातुल अकबर राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखा गया, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। मिरातुल अकबर, मिराज उल अकबर, ठीक है, मिराज उल अकबर, ये फारसी भाषा में राजा राम द्वारा चलाई गई पत्रिका थी। सुधारक जो थे
ये पत्रिका जो है ना गणेश अगाकर 1888 में इसको शुरुआत की गई। तो ये जो पत्रिकाएं हैं, ये पत्रिकाएं बहुत जरूरी हैं जब भी हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में। सो व्हेन वी लुक ऑन दिस वी सी दैट्स बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, इंडियन मिरर दैट विल कम टू रविंद्रनाथ टैगोर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मिरातुल अकबर दैट विल राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और सुधारक आ जाएंगे हमारे गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। So these are the correct answer and your answer is B. Now let's move to the next question, and the next question is, let me zoom it for you. First in English and then we will try to move in Hindi one, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेट भी करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, आपको इन घटनाओं को अरेंज करना है, ठीक है, विच कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल बिल्डिंग आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिया के इंडिपेंडेंस करने में ये कौन कौन से जो घटनाएं हैं सबसे पहले कंट्रीब्यूट की, इसको आपको अरेंज करना है क्रमानुसार, ठीक है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला जो है ना वो है आपका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। पहला नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ना वो बांडुंग में हुआ। आप ये जो है ना इसको आपको अरेंज करना है कौन पहले हुआ। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्रा ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। सेटिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का गठन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ। तो ये जो चार घटनाएं हैं, इन चारों घटनाओं को आपको क्रमानुसार सजाना है, और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये CDAB, CDBA, DCBA, DBCA. Just try to arrange this. चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं पहले जनरल इलेक्शन की, दैट विल हेल्ड इन, लेट मी स्टार्ट विद दैट वन। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ये 1950 के दौरान सेटअप हुआ जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, ये हुआ जवाहरलाल नेहरू द्वारा सेटअप। फिर हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन की, तो ये अराउंड 51 के दौरान हुआ, 51 और 52 के दौरान हुआ, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी इसकी डिमांड जो थी वो 1953 में रखी गई। और जब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट बांडुंग की, तो ये आपका 1955 में हुआ, ठीक है, बांडुंग इंडोनेशिया में आई थी। तो इस तरीके से जो है ना आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने हैं, यानी कि कौन घटनाएं पहले हुई। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो C आएगा वो पहले आ जाएगा। सॉरी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन आपका 1950, इट्स 1950 जस्ट करेक्टेड, ये वाला जो होगा 1950, ओके, इट्स CDBA, ठीक है, सही है, सही है, सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहले जो है ना फर्स्ट जनरल इलेक्शन और प्लानिंग कमीशन, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अगर आप देखें ना लास्ट में ये होगा बांडुंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1955, यानी कि ए जो होगा वो लास्ट में होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का सेटलमेंट हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि ये और ये जो है वो सही है, इसको हम क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। फिर उसके बाद आप सी देखो, सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन और फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन was the first time started by जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन उसके बाद हुआ, यानी कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है दैट विल बी द मोस्ट सीम टू द करेक्ट वन। लेट्स सी दिस आंसर, यस B1 इज द करेक्ट वन। यानी कि जब भी हम बात करते हैं जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 अक्टूबर 1952 में हुआ, प्लानिंग कमीशन की हम बात करते हैं, यानी कि जब भी हम योजना आयोग की बात करते हैं तो उनकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1950 में किया गया। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज हैपन इन 1953। और जब भी हम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ बांडुंग की बात करते हैं जो कि सुकार्नो द्वारा इंडोनेशिया में होस्ट किया गया, और इसका जो होस्टिंग हुआ वो 1955 में हुआ, और तब जाके आप देखोगे कि नैम के बहुत सारी जो है ना वो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई सीरियल वाइज से। सो इस तरीके से जो है ना आपको अरेंज करना है, और जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। सो ऑल दिस क्वेश्चन, it's a historical question and all this question is coming from independence, ठीक है, modern India।
सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज एनसीईआरटी। और इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पीवाईक्यू को देख करके एनसीईआरटी को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये जो है ना आपका 14वां क्वेश्चन है, यानी कि इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंड वी विल डिस्कस दिस। लेट्स हैव अ लुक। द क्वेश्चन इज, लेट मी जूम इट फॉर यू। So here's the question, and question is saying, again it's a statement and reason based question। statement है, दो statement है, ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है ना वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर द मेन फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके आपके दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट्स किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है द कंटिनेंट, ठीक है, ये कह रहा है कि वो कंटिनेंट बाउंड बाय ओशन एंड सी ऑन ऑल साइड, मतलब कि ऐसा द्वीप जो कि चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर पास थ्रू द कंटिनेंट। देखिए ये तीनों चीजें, इक्वेटर यानी कि आपका 0 डिग्री भी इसी से होकर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री जो है ना ये भी यहीं से गुजरता है नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ जो है ना कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है आपका कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ, ये भी जो है ना, ये तीनों जो रेखाएं हैं ये उसी कंटिनेंट से होकर गुजरती है। और ये जो कंटिनेंट है आपको बताना है कि ये कौन सा है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आपको इस कंटिनेंट का नाम बताना है, क्या वो एशिया है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, क्या वो साउथ अमेरिका है, क्या वो अफ्रीका है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, और उस आधार पे आपके ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको उस स्टेटमेंट को देख करके उसके आंसर को समझना है। इट्स क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योग्राफी, और ये सब चीजें एनसीईआरटी में आपको चैप्टर 1 में दी हुई है। सो ऑल द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम नोवेयर rather than the NCERT. All right. So let's try to look on the map of the India, sorry map of the world, because अगर मैं आपको मैप दिखाऊंगी ना तो you will be directly try to understand। देखिए जब भी हम बात करते हैं, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि यहाँ से जो है ना ये है आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। और जब भी हम इक्वेटर की बात करते हैं तो ये है आपकी 0 डिग्री पे इक्वेटर पास कर रही है, और ये है आपका इक्वेटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जब हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री जो है ना साउथ में, ठीक है। अब आप खुद रियलाइज देख सकते हो कि कौन सी ऐसी कंटिनेंट है, ठीक है, कौन सी ऐसी कंटिनेंट है जिससे ये तीनों रेखा होके गुजर रही है। देखिए अमेरिका तो नहीं होगा क्योंकि इक्वेटर वहां पे नहीं गुजर रही है। देखिए अब हम इस पे डाउट करेंगे, क्या साउथ अमेरिका है, ये दोनों तो गुजर रही है बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजर रही है, तो साउथ अमेरिका नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की। ये देखिए just see this, all the 3 lines are passing through one of the continent, and these continent very beautifully has show that how it is surrounded by sea from all side, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिफिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ओशन, यहाँ पे मेडिटेरियन, यहाँ पे अटलांटिक। सो इट इज सराउंडेड बाय ओशन और सीज फ्रॉम द all 4 side. So Africa is the most accurate answer. But when we talk about Asia, एशिया में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं आएगा। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ये दोनों रेखाएं जो है ना वो ऊपर चली जाएंगी। तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, अफ्रीका इज द मोस्ट सुटेबल आंसर जिसमें ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। देखिए इस तरह से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये पूछेंगे आपके, इसका तो आपको पता चल गया कि अफ्रीका इज द ओनली कंटिनेंट जहां से ये तीनों रेखाएं होके गुजरती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है, देखिए यहाँ पे कंटिनेंट की बात पूछा तो आप बिगर फॉर्म में तो आप बता सकते हो, बट व्हाट्स अबाउट द कंट्री, अगर वो पूछे कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे 2 रेखाएं होके गुजरती है, इक्वेटर और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो आप समझ सकते हो कि ये जो कंट्री क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कोई बड़ी कंट्री होगी, क्योंकि आप अफ्रीका की साइज देखो, इट्स वेरी बिगर।
कौन सी ऐसी कंट्री है इतनी बड़ी होनी चाहिए कि यहाँ पे दोनों इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न दोनों क्या हो सके, वहां से पास कर सके। तो व्हेन वी लुक इनटू द कंट्री, ये देखिए आपका यहाँ से एक यहाँ पे कटी और एक यहाँ पे कटी। ये कंट्री कौन है? ये है ब्राजील। ब्राजील इज द वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों होकर के गुजरती है। तो जब भी आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर जो होके गुजरती है, बाकी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है ना जहां पे दोनों रेखाएं, देखिए इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सा नाम है, प्लेसेस नेम जहां से कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना पास करता है। ठीक है, तो ये जहां जहां पे पास करता है, जिन स्टेट का नाम पूछा जा रहा है, इन स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अरेंज हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको इसको नॉर्थ से ईस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट में आपको अरेंज करना है या फिर वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करना है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर देखिए आपका ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑल्सो पासेज थ्रू मिडिल ईस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट होते हुए फिर ये जो है ना अमेरिका का मैक्सिको का कुछ पार्ट जो है ना क्रॉस करके निकल जाती है। जब हम इक्वेटर की बात करें, देखिए इक्वेटर ऐसा होता है ना जहाँ पे सूर्य की रेखाएं हैं, ठीक है, वो सीधे पड़ती है, एकदम सीधे। तो यहाँ पे जो होती है ना गर्मी ज्यादा रहती है। आप ये देखो, ये है आपका ब्राजील, अफ्रीका का कुछ पार्ट, और फिर यहाँ पे हम आ गए जावा इधर होते हुए। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये आपका ब्राजील से होते हुए जा रहा है, और फिर ये कुछ अफ्रीका का कुछ पार्ट माडागास्कर होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना तीनों रेखाएं जो है ना आपके अर्थ के किस पार्ट पे टच करती है, कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरती है, और कौन सी ऐसी कंट्री जहां पे ये दोनों दो रेखाएं जो है ना साथ में होकर गुजरती है, कौन सा ये कंटिनेंट है जहां पे ये तीनों रेखाएं। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इसके बारे में जानना चाहिए बाकायदा एज अ जनरल नॉलेज एज पीपल आर लिविंग ऑन द अर्थ। तो जब भी हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका इज द ओनली कंट्री जहाँ पे कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास करता है। ये जो इक्वेटर की जब हम बात करें तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रहता है। ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर दोनों पास करता है। So now we are moving to the last question of our series, and let's analyze ki how do you going to solve this, or we can further extend this if you want this. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और हम उस हिसाब से देखेंगे क्या हम इस सीरीज में और क्वेश्चन को ले पाएंगे कि नहीं, बिकॉज आई डोंट ऑल्सो वांट टू कि आप जो है ना बोर हो जाए। सो लेट्स हैव अ लुक। ये है आपका क्वेश्चन ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, आपको इसमें बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फर्स्ट पेंटर्स टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड नेशनल। ठीक है, एक ऐसे पेंटर्स का नाम बताना चाहिए जिनकी पेंटिंग्स में जिनकी चित्रकारी में आधुनिक, ठीक है, मॉडर्न ट्रेंड भी देखने को मिलता है, साथ साथ आप जो देखोगे नेशनल ट्रेंड यानी राष्ट्रीयता का, ठीक है, राष्ट्रीयता का भी ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त के 20 अगस्त के बाद क्या है आपका एग्जाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बन सकते हैं। सो यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि आपकी हिस्ट्री आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब चीज़ें जो है ना आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे आपके राइटर हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, मोहनदास। Just try to understand and then we will discuss this. ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक। देखिए जब भी हम बात करते हैं राष्ट्रीयता और मॉडर्निटी की,
तो एक पर्सन का नाम आपको आना चाहिए, वो है राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा, उन्होंने उनकी पेंटिंग में एक ऐसी चीज मिलती है ना, जो कि आप देखोगे ना कि दूसरे पेंटर्स, क्योंकि इनकी जो पेंटिंग्स थी उसमें कुछ यूरोपियन जो है ना वो आइडियाज देखने को मिलते, यूरोपियन स्टाइल में वो टच रखते थे। साथ साथ वो जो है ना, जैसे भारत माता की पेंटिंग हो गई, तो वो नेशनैलिटी को डिपिक्ट करते हुए जो है ना वो वहां पे भी देखने को मिलता है, नेशनैलिटी से रिलेटेड। देखिए, सारे जो आपके पेंटर्स दिए गए होंगे ना, ये मोहन लाल दास, ये तो मुझे नहीं पता, आई थिंक यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बट ये जो 3 पेंटर्स आपको दिए, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अभिनेंद्रनाथ टैगोर, ये ऐसे पेंटर हैं जो तीनों पेंटर्स क्या करते हैं, दे वर्क ऑन अ नेशनैलिटी। ठीक है ना, इन तीनों ने जितनी भी पेंटिंग बनाई वो सब राष्ट्रीयता को केंद्र में रखकर राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने के लिए इन्होंने इस तरह की पेंटिंग बनाई। बट इनकी पेंटिंग में आप जो देखो, वो मॉडर्न टच आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि मॉडर्न टच आपको राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। उनकी जो पेंटिंग्स थी वो कुछ यूरोपियन आइडियाज पर बेस्ड थी, यानी कि यूरोपियन स्टाइल से प्रेरित थी, बट उनका वो यूज करते थे इंडिया की नेशनैलिटी को प्रमोट करने में। इस तरह से नेशनैलिटी और मॉडर्निटी का फ्यूजन जो है ना, आप सिर्फ राजा रवि वर्मा के पेंटिंग में ही देख सकते हो। बट जब हम बात करते हैं पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछे जाते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को आपको स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, देखिए, अबिंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस राइटर जिनको लास्ट में अवार्ड दिया गया, और इनकी जो है ना शिष्या, बाकी जितने भी फेमस राइटर हैं, जामिनी जो है ना, इनकी भी पेंटिंग्स जो है ना बहुत ज्यादा फेमस रही, और वो जामिनी की जो पेंटिंग्स है उनके वजह से उनको भी अवार्ड मिला। तो लेट्स हैव अ लुक कि अदर्स पेंटर्स के नाम जो कि हमें जानना जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा की, तो हम देखते हैं कि उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी को, जैसे कि भारत माता से रिलेटेड इन सब चीजों को यूरोपियन रियलिस्ट स्टाइल में क्या किया, फ्यूज करके हमें हमारे सामने रखा। और दूसरे इंपॉर्टेंट पेंटर्स आपको जानना है, वो है नंदलाल बोस। उन्होंने जो है ना ऑल इंडिया कांग्रेस की जो है थीम को पहली बार जो है ना हरिपुर में ना इसको क्या किया, जैसे होता है ना कि आपने उसको शो किया, ठीक है, एग्जिबिट किया है, एग्जीबिशन में उनको लाया, ठीक है, शोभा निकाली। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो थीम है, देखिए उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ना, वही क्या था, वही इंपॉर्टेंट था, और उसकी थीम्स को, उनकी मोटिव्स को उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, नंदलाल बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं, तो उनकी जो फेमस पेंटिंग थी वो थी भारत माता पेंटिंग्स, और उन्हीं की जो एक स्टूडेंट थी वो थी जामिनी रॉय। आपने इस तरह की पेंटिंग देखी होगी कभी, ऐसे आंखें बहुत बड़ी, ठीक है, और कुछ इस तरह की पेंटिंग्स आपने देखी होगी, और इस तरह की पेंटिंग का क्रेडिट जाता है जामिनी रॉय को। और ये जो थी, ये स्टूडेंट थी अभिनेंद्रनाथ टैगोर की, और इनको इस तरह की इनके यूनिक पेंटिंग स्टाइल के लिए इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया 1954 में। लेकिन जब हम बात करते हैं उस दौरान आप देखोगे कि ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा देखने को मिलता है इंडियंस कल्चर पे, और इसी वजह से एक जो पेंटिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा उभर रही थी वो थी आपकी ऑयल पेंटिंग से रिलेटेड। यानी कि ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया में जो ऑयल पेंटिंग्स का ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया। तो ऑयल पेंटिंग इज बिकम वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस एज बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। रविंद्रनाथ टैगोर is also known for paintings, poetry and so many things। तो रविंद्रनाथ टैगोर को अपने गीतांजलि पोएम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1913 में। तो इस तरह के से बहुत सारे पेंटर्स जो है ना, बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू एंड दिस सीरीज हियर बिकॉज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना इन चीज़ों को जा करके एक बार रिवाइज करो, इन चीज़ों को आप देखो कि मुझे किस तरीके से वो चैप्टर फिर से पढ़ना होगा, और उस आधार पे पढ़ना होगा जिस आधार पे क्वेश्चन आता है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू कवर द फर्दर क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन द सीटेट, क्योंकि हमारी मोटिव यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि आपको रिवाइज कराना है, जो कि आप एंड टाइम पे करते हो।
सो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है ना आपके सामने रखा जाए, ताकि आप उन चीज़ों को बहुत ही एहतियात तरीके से ना आप समझ पाओ, उसे पढ़ पाओ. So, in the next time, we will try to discuss the further question related to CTET, and we will see the important facts and the numerical ideas behind the solving the geographical question. So, see you in the next series. Till then, keep revising and keep practicing the PYQ.